जो थ्री फेस ट्रांसफार्मर है दोस्तों, उसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किए हैं। और चारों पार्ट में डिवाइड करने का कारण यही है क्योंकि इनका जो कनेक्शन है वो स्टार और डेल्टा कनेक्शन होता था। एक होगा डेल्टा कनेक्शन और दूसरा होगा स्टार कनेक्शन। तो ये दोनों कनेक्शन से हम क्या करेंगे, 4 टाइप के कनेक्शन बनाएंगे, मतलब 4 तरीके का संयोजन हम उत्पन्न करेंगे इसमें। तो इसमें क्या क्या बनेगा, पहला तो बनेगा आपका स्टार स्टार कनेक्शन। कौन सा बनेगा, स्टार स्टार कनेक्शन बनेगा। सेकंड बनेगा आपका डेल्टा डेल्टा कनेक्शन बनेगा। थर्ड बनेगा आपका स्टार डेल्टा कनेक्शन बनेगा। और फोर्थ बनेगा आपका डेल्टा स्टार कनेक्शन। तो ये 4 कनेक्शन संयोजन के आधार पर हम क्या करेंगे, ट्रांसफार्मर का कनेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे डेल्टा डेल्टा या स्टार स्टार कनेक्शन। तो फर्स्ट देखते हैं स्टार स्टार कनेक्शन। ठीक है दोस्तों, स्टार स्टार कनेक्शन में क्या होगा, पहली बात तो ये स्टार स्टार कनेक्शन है, जब इससे आप इस वाइंडिंग को इस तरीके से सेट करेंगे तो ये जो हो गया 3 तरीका हो गया आपका। देखो ये P1 P2 और ये P3 तीनों वाइंडिंग को हमने जो प्राइमरी वाइंडिंग है इसे स्टार कनेक्शन में सेट कर दिए। बीच वाला जो पॉइंट होगा ये न्यूट्रल पॉइंट होगा, इसीलिए N लिखा हुआ है। ठीक है, ये दोनों के बीच में जो रखा हुआ है ये लाइन खींची हुई, ये है आपकी कोर। और यहाँ पर देखेंगे सेकेंडरी साइड भी स्टार स्टार कनेक्शन है। ये हमने वाइंडिंग को लपेट दिया, इस साइड भी वाइंडिंग को हमें लपेट दिया। ये हो गया आपका S1, ये S2 और ये S3, मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग है। ये कौन सी वाइंडिंग, सेकेंडरी। और ये है प्राइमरी वाइंडिंग। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सेल्फ इंडक्शन उत्पन्न होगा, हमें पता है प्राइमरी में सेल्फ इंडक्शन उत्पन्न होगा और सेकेंडरी में क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्शन उत्पन्न होगा। ठीक है, इस तरीके से वर्क करता है ये। तो जितने भी छोटे और उच्च वोल्टेज के ट्रांसफार्मर के लिए सबसे उपयुक्त ये होता है स्टार स्टार कनेक्शन। कौन कौन से छोटे और उच्च हाई वोल्टेज वाले ट्रांसफार्मर के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। और इस जो कनेक्शन है स्टार स्टार जो कनेक्शन है, इसमें वाइंडिंग में इंसुलेशन को केवल 57.75% वोल्टेज को सहन करना पड़ता है। मतलब वोल्टेज गेन जो कैपेसिटी है इसकी, ये है 57.75%। कितनी है वोल्टेज सहन करने की कैपेसिटी इसकी है 57.7%। तो इतना ही ये स्टार स्टार ट्रांसफार्मर में स्टार स्टार कनेक्शन में हम यूज़ करते हैं। तो ये जो ट्रांसफार्मर स्टार स्टार कनेक्शन में एंगल कितने का होगा, 120 का होगा। प्रत्येक फेज 120 का एंगल होगा। इसमें भी S1 और S2 के बीच में 120 डिग्री होगा, इसमें भी 120 डिग्री, इसमें भी 120 डिग्री। मतलब प्रत्येक फेस में 120 का एंगल बनता है। 3 फेस ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं हम, ये भी हमें याद रखना है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं डेल्टा डेल्टा। लेकिन इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो स्टार स्टार कनेक्शन होता है, स्टार स्टार कनेक्शन का ट्रांसफार्मर जो यूज़ करते हैं हम इसमें, ये HV के लिए स्मॉल साइज और बैलेंस लोड के लिए और 0 डिग्री एंगल सेट किया जाता है इसमें। तो हाई वोल्टेज के लिए क्या है, स्मॉल साइज होगा। इसमें क्या होता है, न्यूट्रल को सेट क्यों करते हैं, ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है। तो इसमें होता है थर्ड हार्मोनिक्स। क्या होता है, थर्ड हार्मोनिक्स। तो थर्ड हार्मोनिक्स का जो पाथ प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, न्यूट्रल को यूज़ करते हैं। ठीक है, ये पाथ प्रोवाइड करेगा थर्ड हार्मोनिक्स। तो थर्ड हार्मोनिक्स पाथ प्रोवाइड करता है, एक तो न्यूट्रल पाथ होता है। ठीक है, और स्टेशनरी या टर्सरी वाइंडिंग यूज़ करके भी हम डेल्टा कनेक्शन में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। बीच में एक डेल्टा कनेक्शन करके भी हम इसको टर्सरी पाथ प्रोवाइड कर सकते हैं। अर्थात न्यूट्रल जो पाथ होता है इसका यूज़ क्यों करते हैं, सबसे पहले तो बीच में जो न्यूट्रल पॉइंट बन रहा है, ये न्यूट्रल पॉइंट हम क्यों यूज़ करते हैं स्टार स्टार कनेक्शन में, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। इसमें क्या होता है, थर्ड हार्मोनिक्स पाथ प्रोवाइड करने के लिए, तो इसमें क्या होता है, मैग्नेटाइजिंग करंट जो है वो फ्लक्स को सेचुरेट करता है। क्या हो जाएगा, फ्लक्स को सेचुरेट करेगा कौन, मैग्नेटाइजिंग करंट। मैग्नेटाइजिंग करंट फ्लक्स को सेचुरेट करेगा। और ये जिसका जो वेव फॉर्म होगा, इस वेव फॉर्म को साइनोसोडल बनाएगा। यही न्यूट्रल जो पॉइंट है इसका काम है। ये जो वेव शेप है, इस वेव शेप को, ये जो साइनोसोडल वेव शेप होती है ना, ये साइनोसोडल वेव शेप बनाने का काम इस न्यूट्रल पॉइंट का है। पहले तो फ्लक्स को सेचुरेट करेगा और उसके बाद वेव फॉर्म जो है, इस वेव फॉर्म को क्या करेगा, ये साइनोसोइडल बनाएगा और वोल्टेज को समान पार्ट में डिवाइड करता है।
सभी फेस में, मतलब कि इस फेस में भी, फेस 1, फेस 2, फेस 3, तीनों फेस में जो वोल्टेज है ये वोल्टेज को समान डिवाइड करेगा। तो देखो 3 पॉइंट हो गए दोस्तों। फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ, सेकेंड पॉइंट क्या हुआ और थर्ड पॉइंट क्या हुआ। ये थर्ड पॉइंट हम फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट इसको अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले तो क्या किया इसने, फ्लक्स को सेचुरेट किया। किसने, न्यूट्रल ने। हम न्यूट्रल क्यों लगाते हैं इसका बहुत बड़ा रीज़न है। इसने क्या किया, मैग्नेटाइजिंग करंट जो फ्लक्स जो है उसको सेचुरेट किया। उसके बाद वेव फॉर्म को क्या करेगा, साइनोसोइडल बनाएगा, साइनोसोइडल बनाएगा। उसके बाद वोल्टेज को क्या करेगा, समान डिवाइड करता है दोस्तों। ये मेन वर्क रहता है न्यूट्रल पॉइंट का। ठीक है, तो ये हमें याद रहना चाहिए कि न्यूट्रल जो पॉइंट है ये न्यूट्रल पॉइंट करता क्या है। ठीक, इसके बाद देखेंगे दोस्तों डेल्टा कनेक्शन। तो डेल्टा डेल्टा कनेक्शन भी हम यूज़ करते हैं। तो डेल्टा डेल्टा कनेक्शन किस टाइप से होता है ये देखेंगे हम। डेल्टा डेल्टा कनेक्शन में देखो ये जो वाइंडिंग है इसको डेल्टा सीक्वेंस में कनेक्ट किया गया, प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग को। तो ये आपका P1 हो गया, ये P2 हो गया, ये P3 हो गया। ठीक है दोस्तों, बीच में कोर लपेटा हुआ है और ये हो गया आपका सेकेंडरी साइड, द्वितीयक साइड हो गया, ये प्राथमिक साइड हो गया। तो ये क्या होता है, बड़े बड़े और लो वोल्टेज के ट्रांसफार्मर में इसका यूज़ सबसे ज़्यादा करते हैं। तो लार्ज इन साइज डिज़ाइन में इसको यूज़ किया जाता है। तो जिसका लार्ज साइज होगा, बड़ा साइज, ध्यान से देखिए, जिसका बड़ा साइज होगा, साइज क्या होगा बड़ा, उसमें यूज़ करेंगे इसको। और इसकी जो रेटिंग होगी लो वोल्टेज रेटिंग की, लो वोल्टेज रेटिंग होगी। और इसमें 0 डिग्री फेज डिफरेंस रहता है। फेज डिफरेंस क्या रहेगा, 0 डिग्री रहेगा। ठीक है दोस्तों, और ये जो है अनबैलेंस लोड में यूज़ किया जाता है। डेल्टा डेल्टा कनेक्शन कब यूज़ करते हैं हम, अनबैलेंस लोड में यूज़ करते हैं, अनबैलेंस लोड में इसका यूज़ करते हैं दोस्तों। तो लो वोल्टेज के लिए इसका डेल्टा डेल्टा कनेक्शन का यूज़ किया जाता है। तो इसमें जो के का मान होगा वो के इज इक्वल टू 1 होगा इसमें, डेल्टा डेल्टा कनेक्शन में। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशो फिक्स रहता है इसमें, फेज डिफरेंस 0 डिग्री रहता है। ओनली अनबैलेंस लोड के लिए इसका यूज़ करते हैं। और जहाँ पर डेल्टा लूप होगा वहाँ पर टर्सरी वाइंडिंग का यूज़ नहीं किया जाता इसमें, लेकिन स्टार स्टार में टर्सरी वाइंडिंग का यूज़ कर सकते हैं हम। ठीक है, तो इसमें थर्ड हार्मोनिक्स को लो होने के लिए अलग से वाइंडिंग की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये खुद डेल्टा डेल्टा कनेक्शन में है। ठीक है, इतनी चीज़ हमें याद रखना पड़ेगा। इसमें जो के का मान होता है ये के इक्वल होता है VL2 अपान VL1। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से VL1 अपान ये VL1 हो जाएगा, क्योंकि इक्वल है, क्योंकि क्या है के इक्वल टू 1 होता है इसीलिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 1, तो के इक्वल 1 आएगा दोस्तों। इसके बाद देखेंगे हम स्टार डेल्टा कनेक्शन। तो स्टार डेल्टा कनेक्शन जो है ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में यूज़ करते हैं। तो ये हो गया आपका स्टार कनेक्शन और ये हो गया आपका डेल्टा कनेक्शन। ठीक है, ये S1 S2 S3, ये आपका P1 P2 और ये P3 हो गया। ये प्राइमरी वाइंडिंग, ये सेकेंडरी वाइंडिंग, बीच में आपका ये क्या लगा है, कोर लगा है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो यूज़ है ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में यूज़ करते हैं। और इसका जो फेस डिफरेंस वाला फेस एंगल होगा वो कितना होगा आपका 30 डिग्री होगा। ध्यान रहे, स्टार डेल्टा ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं हम। इसमें फेस डिफरेंस जो फ्लक्स, फेस डिफरेंस मतलब एंगल का मान जो होगा, फ्लक्स का मान कितना होगा, 30 डिग्री होगा। ये यहाँ पे नोट करना है। और ये सब स्टेशन में ट्रांसमिशन लाइन में अंतिम में यूज़ करते हैं। जो सब स्टेशन के ट्रांसमिशन लाइन होते हैं उसके लास्ट में यूज़ करते हैं हम इसका, क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन के अंत में इसका यूज़ करना जायज़ होता है। ठीक है, और इसमें जो के का मान होगा वो स्टेबल होगा। के इक्वल कितना हो जाएगा, 1, और के इक्वल 1 रखेंगे तो जो 30 डिग्री का मान कितना निकलेगा, 30 डिग्री का मान कितना होगा, ये होगा 1/√3 होगा। ठीक है, कितना निकलेगा, 1/√3। तो जब हम इसको यहाँ पर के का मान निकालेंगे तो VL2 अपान VL, ठीक है, तो इस टाइप से निकालेंगे हम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये जो के का मान 1/√3 रखेंगे तो के इज लेस देन 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की क्रिया होगी। या ये समझ सकते हैं कि के इज लेस देन 1 जब होगा तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा दोस्तों।
और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के रूप में इसको यूज़ करते हैं, और ये लास्ट छोर में यूज़ किया जाता है सब स्टेशन के एंडिंग पॉइंट पर। ठीक है, इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में जो वोल्टेज जो है VL लोड वोल्टेज है, ये इसके बीच में जो एंगल मैंने बताया वो कितना बताया आपको, 30 डिग्री का बताया प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में। ठीक है, इसके बाद देखेंगे दोस्तों डेल्टा स्टार संयोजन। तो ये हो गया आपका डेल्टा कनेक्शन, ये हो गया आपकी P1 P2 P3 थ्री फेज की वाइंडिंग। इसके बाद ये हो गया आपका स्टार कनेक्शन, ये हो गया आपका S1 S2 और ये S3। बेसिकली क्या होता है, इसमें जो थीटा एंगल होगा ये होगा आपका 30 डिग्री, इसमें भी कितना होगा, 30 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें पता है ये जो है आपका डेल्टा और स्टार कनेक्शन है, तो डेल्टा और स्टार कनेक्शन में ये हो जाएगा, इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज मिलेगा, ध्यान देखिए, इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज मिलेगा ये मिलेगा आपका फेस वोल्टेज VPH। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज मिलेगा, ध्यान से देखिए, फिर से हम समझेंगे, इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज मिलेगा आपका ये फेस वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, VPH, और इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज मिलेगा ये मिलेगा आपको लाइन वोल्टेज VL1। किस किस के बीच में, यहाँ पर ये जो न्यूट्रल पॉइंट है, इस न्यूट्रल पॉइंट के बीच में लाइन वोल्टेज मिलेगा इन दोनों के बीच में, और इन दोनों के बीच में जो मिलेगा ये मिलेगा आपको VL2, अर्थात ये लाइन वोल्टेज। थीटा एंगल होगा 30 का, और इन दोनों के बीच में मैंने बताया आपको फेस वोल्टेज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, VL2 इक्वल VL1 हो जाएगा। ठीक है, अर्थात इसका यूज जो है हम बैलेंस लोड में और अनबैलेंस लोड में दोनों में यूज कर सकते हैं हम इसका यूज। क्योंकि यहाँ पर K का मान जब भी हम रखेंगे तो K इक्वल क्या हो जाएगा आपका, VL2 अपान VL1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने K का मान कितना रखेंगे, √3 रखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका VL1 और ये हो जाएगा आपका VL1, तो ये VL1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि VL2 इक्वल क्या है, VL1 है ना, इक्वल है ना, बराबर है ना। तो यहाँ पर K का मान कितना निकल गया, √3, और √3 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, K इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ठीक है, K इज ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इस तरीके से हम मान रख सकते हैं। तो ये √3 जो मान है 1/√3, ये थीटा का एंगल का मान है। ठीक है, एंगल का मान है, 30 डिग्री का मान है, ये हमें याद रखना है दोस्तों। इसका जो यूज़ है, ये यूज़ हम कहाँ करते हैं, जनरेटिंग स्टेशन में वोल्टेज को स्टेप अप करने के लिए यूज़ करते हैं। जो जनरेटिंग स्टेशन होगा जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, तो जनरेटिंग स्टेशन में हम क्या करते हैं, वोल्टेज को स्टेप अप करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर डेल्टा स्टार कनेक्शन हम वाला ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में भी इसका हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में कनेक्शन का ट्रांसफर जो है, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में भी इसका यूज़ करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में। ठीक है, और प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग की जो लाइन वोल्टेज के बीच में जो एंगल होता है, ये मैंने बताया आपको 30 डिग्री का होता है। ठीक है, 1/√3 इसका मान होता है, इतना हमें मालूम है। और इसमें क्या है, 3 फेज 4 वायर। तो 3 फेज 4 वायर कैसा निकालेंगे, R Y B, और एक न्यूट्रल निकलेगा, क्योंकि ये इससे निकल गया R, इससे Y और इससे B निकलेगा, और बीच से क्या निकलेगा, न्यूट्रल निकलेगा। तो ये 4 पॉइंट निकलेंगे, इससे 4 सिरे निकलेंगे, हमें इतना भी पता रहना चाहिए दोस्तों। और इसमें इसको हम सिंगल फेज भी बना सकते हैं और 3 फेज भी बना सकते हैं। मतलब सिंगल फेज निकालना है तो सिंगल फेज निकाल लो, एक न्यूट्रल और एक कोई भी एक फेज निकाल लो, तो ये सिंगल फेज बन जाएगा, या तो तीनों फेज को यूज़ करेंगे तो 3 फेज बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसमें 5वां एक और कनेक्शन होता है दोस्तों, उसको 5th पॉइंट दिया गया है, ओपन डेल्टा कनेक्शन। कौन सा कनेक्शन, ओपन डेल्टा कनेक्शन। तो ओपन डेल्टा कनेक्शन का भी किया जाता है, तो इसमें उल्टा भी
ये समझिए कि एक पॉइंट जो नीचे वाला ऊपर वाला जो छोर है ये ओपन है, तो इसीलिए इसे ओपन डेल्टा कनेक्शन भी कहा जाता है। तो ओपन डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है, जब एक ट्रांसफार्मर में अर्थात एक फेस में फॉल्ट आ जाए तब उस वाइंडिंग को हम फॉल्ट वाले जो कनेक्शन होगा उससे ओपन कर देते हैं। ये समझो कि नीचे वाला पॉइंट क्या हो गया, ये फॉल्ट आ गया यहाँ पर, तो इसको हम क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे लास्ट वाले को। तो इस तरीके से हम यदि यूज़ करें, उसको ओपन कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, ओपन डेल्टा कनेक्शन हो जाएगा। और ये ट्रांसफार्मर का जो क्या है, एवरेज पावर फैक्टर एक यूनिटी पावर फैक्टर लोड की तरह काम करता है, और उसका कितना होता है 0.866 होता है इसमें, जो पावर फैक्टर का मान होगा किसमें, ओपन डेल्टा कनेक्शन में। और इसका जो है लोड शेयरिंग पावर फैक्टर पर डिपेंड करता है। और इसका यूज़ जो करते हैं दोस्तों, ये यूज़ देख लीजिए, इसका जो यूज़ है ये यूज़ करते हैं हम लो वोल्टेज लो पावर, लो वोल्टेज लो पावर, ठीक है, और 3 फेस वाले ट्रांसफार्मर में किया जाता है। लो वोल्टेज लो पावर और 3 फेस ट्रांसफार्मर में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसमें समझ सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर दोनों का जो पावर फैक्टर 0.866 यदि यूनिटी हो और लो वोल्टेज और लो पावर वाले ट्रांसफार्मर में इसका जहाँ यूज़ करते हैं, तो समझ जाना एक ये ओपन डेल्टा ट्रांसफार्मर है, ठीक है दोस्तों। 6.1 और दिया हुआ है, छठवा जो है वो होता है स्कॉट टीटी कनेक्शन। स्कॉट टीटी कनेक्शन इसका भी यूज़ किया जाता है। तो इसका टीटी कनेक्शन का यूज़ कैसे करते हैं, ये 3 फेस को 3 फेस में बदलने के लिए, 3 फेस को 2 फेस में बदलने के लिए, और 2 फेस को 3 फेस में बदलने के लिए इसका टीटी कनेक्शन करते हैं। 3 फेस को 3 फेस में बदलना है, या 3 फेस को 2 फेस में बदलना है, या 2 फेस को 3 फेस में बदलना है, तो इसका टीटी कनेक्शन हम करते हैं। ये भी हमें पता रहना चाहिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, अक्सर इसमें 3 फेस जो है ये 2 ट्रांसफार्मर को, एक टीजर ट्रांसफार्मर होता है और एक मेन ट्रांसफार्मर होता है इसमें स्कॉट टीटी कनेक्शन में। तो ये जो स्कॉट टीटी कनेक्शन है, इसमें क्या करते हैं, इसमें 2 ट्रांसफार्मर होता है। कौन से होंगे, 2 ट्रांसफार्मर, एक होगा मेन ट्रांसफार्मर और दूसरा होगा आपका टर्सरी ट्रांसफार्मर, मतलब कि एक सहायक वाला ट्रांसफार्मर होगा। ये 2 ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर यूज़ क्यों किया जाता है, इसमें ये ट्रांसफार्मर का जो कनेक्शन है इसका यूज़ करते हैं ट्रैक्शन सिस्टम में। कहाँ यूज़ करते हैं इसका हम, ट्रैक्शन में, रेलवे ट्रैक्शन में, रेलवे ट्रैक्शन सिस्टम में यूज़ करते हैं, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर स्कॉट टीटी कनेक्शन यूज़ किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर क्या करते हैं हम 3 फेस को 2 फेस में, 2 फेस को 3 फेस में कन्वर्ट करते हैं, इसलिए स्कॉट टीटी कनेक्शन वहाँ पर किया जाता है। दोस्तों बेसिकली स्कॉट टीटी कनेक्शन में हम देखेंगे, इसमें ट्रांसफार्मर का स्कॉट टीटी कनेक्शन किया जाता है, और स्कॉट टीटी कनेक्शन करने के लिए इसमें 3 फेस टू 3 फेस, 3 फेस टू 2 फेस और 2 फेस टू 3 फेस में कन्वर्ट करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। लेकिन इसका जो पर्टिकुलर सर्किट डायग्राम है ये कैसा होता है, हमें ये देखना है। इस डायग्राम में, इस सर्किट डायग्राम में देखिए, एक ये जो है एक ट्रांसफार्मर है, और ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग है, और ये ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग है। ये प्राइमरी वाइंडिंग है और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, ठीक है। अब इसका कनेक्शन जो है यहाँ से होते हुए सेकेंडरी जो ट्रांसफार्मर है यहाँ पर टैपिंग करके निकलेगा, तो ये जो है आर बन जाएगा, ठीक है। ये वाई और ये बी 3 फेस में क्रिएट होगा। तो ये जो बीच वाला है सेकेंड जो ट्रांसफार्मर है, सेकेंड ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है ये, ठीक है, ये इसका जो सेकेंड पॉइंट जो निकलेगा, इसका एक टर्मिनल ये बी के लिए, फेस बी के लिए होगा, और ये फेस वाई के लिए। और इसका जो कोर के बाद यहाँ से इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग है, तो ये प्राइमरी वाइंडिंग और ये सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई, तो ये फर्स्ट ट्रांसफार्मर हो गया और ये सेकेंड ट्रांसफार्मर हो गया। तो यहाँ पर जो है ये जो फर्स्ट वाला ट्रांसफार्मर कहलाएगा ये टीजर ट्रांसफार्मर कहलाता है, मतलब सहायक ट्रांसफार्मर कहलाता है। इसे हम क्या कहते हैं, टीजर ट्रांसफार्मर। तो इसका जो प्राइमरी वाइंडिंग का जो सेकेंड पॉइंट है ये यहाँ पर टैपिंग हो जाएगा, अर्थात यहाँ से हम इसे टर्न को कम ज़्यादा कर सकते हैं, टर्न को, ठीक है। और ये जो है आपका सेकेंडरी वाइंडिंग जो है, सेकेंडरी वाइंडिंग जो है इसका जो कनेक्शन है सेकेंड ट्रांसफार्मर से टैपिंग करके हो जाएगा,
ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसका 3 टर्मिनल निकाल लिए और इसका भी 3 टर्मिनल निकाल लिए। तो इसमें जब टैपिंग करेंगे आप तो इसकी टैपिंग कितनी होगी, इसकी टैपिंग होगी 86.6% टैपिंग होगी। ठीक है, ये जो टीजर ट्रांसफार्मर है इसकी टैपिंग होगी 86.6%। तो इस तरीके से हम ट्रांसफार्मर का कनेक्शन कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो ट्रांसफार्मर है, ये जो ट्रांसफार्मर ये मेन ट्रांसफार्मर कहलाएगा, मेन ट्रांसफार्मर। और ये जो है ट्रांसफार्मर ये कहलाएगा आपका टीजर ट्रांसफार्मर, मतलब कि सहायक ट्रांसफार्मर, ये सहायक ट्रांसफार्मर कहलाएगा। तो इस तरीके से हम कनेक्शन करके स्कॉट टीटी कनेक्शन कर सकते हैं। तो इसमें हमने क्या देखा कि इसमें जो है स्कॉट टीटी कनेक्शन में इसमें एक मेन ट्रांसफार्मर है और दूसरा एक टीजर ट्रांसफार्मर अर्थात सहायक ट्रांसफार्मर है। अब इसमें जो चेंज करने का जो रूल है ये है 3 फेज को इनपुट को हम 3 फेज आउटपुट में चेंज करेंगे, वैसे ही 3 फेज इनपुट को हम 2 फेज आउटपुट में चेंज करेंगे, और वैसे ही थर्ड पॉइंट इसका 2 फेज इनपुट को हम 3 फेज आउटपुट में चेंज करेंगे। अर्थात हमने 3 फेज को 3 फेज में चेंज किया, 3 फेज को 2 फेज में चेंज किया और 2 फेज को हमने 3 फेज में चेंज किया। अर्थात दोनों तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं स्कॉट टीटी कनेक्शन से। वैसे ही हमने ओपन डेल्टा कनेक्शन भी देखा था, ओपन डेल्टा कनेक्शन। और ओपन डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है कि इसके किसी एक फेज को हम ओपन कर देंगे। तो आइए इसे हम डायग्राम में देखते हैं कैसा डायग्राम बनेगा इसका। तो दोस्तों ये है डायग्राम ओपन डेल्टा कनेक्शन का। तो इसका जो एक टर्न है देखिए, ये जो एक फेज का हो गया, ये से हमने इसे ओपन कर दिया हमने। ठीक है, ये जो पॉइंट है यहीं जाके ओपन हो गया, मतलब इससे टच नहीं है। और इसे यहाँ पर एक ये इसका एक टर्न यहाँ पर लपेट दिया, ये ओपन कर दी हमने। अर्थात ये समझिए कि ये आर का है, ये वाई का और ये बी फेज का। वैसे ये आर का, ये वाई और ये बी। तो इसमें क्या किया हमने, डेल्टा कनेक्शन में हमने वाई को ओपन कर दिए और इसमें भी वाई को ओपन कर दिए। ठीक है, अब दोनों को हमने इसमें वाई को ओपन कर दी तो ये क्या हो जाएगा, अब ये आर वाई और ये बी 3 फेज होगा, इसमें भी आर वाई बी 3 फेज। तो इस डायग्राम के माध्यम से हम ओपन डेल्टा कनेक्शन कैसे किया जाता है ये देख सकते हैं। तो बेसिकली जहाँ पर लो वोल्टेज पावर वाले जो ट्रांसफार्मर में इसका यूज़ करते हैं हम ओपन डेल्टा कनेक्शन, यह है ओपन डेल्टा कनेक्शन का। तो जहाँ पर लो वोल्टेज पावर वाले ट्रांसफार्मर का यूज़ करना होगा वहाँ पर हम इस कनेक्शन का यूज़ करेंगे। दोस्तों इसका दूसरा नाम वीवी कनेक्शन भी है, इसे वीवी कनेक्शन भी कहते हैं और या तो ओपन डेल्टा कनेक्शन भी कहा जाता है। तो इस कभी कभी एग्ज़ाम में वीवी कनेक्शन भी पूछ लेता है या ओपन डेल्टा कनेक्शन भी पूछ लेता है, तो ये हमें याद रखना चाहिए। आगे देखेंगे हम आउटपुट के आधार पर ट्रांसफार्मर। तो आउटपुट के आधार पर ट्रांसफार्मर इसमें क्या होता है, फर्स्ट क्या है आपका ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर आउटपुट के आधार पर इसमें सबसे पहले देखेंगे हम। तो ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है, सबसे पहले तो ऑटो ट्रांसफार्मर में सिंगल वाइंडिंग होती है और ऑटो ट्रांसफार्मर का सबसे पहले हम डायग्राम देखेंगे। ऑटो ट्रांसफार्मर में दोस्तों जनरली पर्टिकुलर एक ही वाइंडिंग होती है। देखिए इस डायग्राम में ये ऑटो ट्रांसफार्मर है और इसमें एक ही वाइंडिंग लपेटी हुई है। ठीक है, यहाँ से हमने इनपुट सप्लाई दिए, अब यहाँ पर एक ही वाइंडिंग लपेटी है, मतलब एक ही वाइंडिंग से प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों निकाला गया है। ठीक है, और यहाँ पर हमने लोड कनेक्ट कर दिए, ये आपका लोड कनेक्ट है। तो इसमें ऐसा क्या किया हमने कि इसमें प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग एक ही टर्न से है, अर्थात एक ही वाइंडिंग लपेटी गई है, उससे प्राइमरी निकाले हमने और उसी से सेकेंडरी निकाले हैं। तो यहाँ पर ये जो है ये प्राइमरी साइड की वाइंडिंग कहलाती है। इस साइड की जो वाइंडिंग है ये प्राइमरी साइड की वाइंडिंग है। ठीक है, और इस साइड जो है ये सेकेंडरी साइड की वाइंडिंग है, सेकेंडरी साइड की वाइंडिंग है ये। ठीक है, इसमें क्या होगा, सेकेंडरी साइड है तो ये I2 करंट फ्लो होगी इसमें, और इसमें ये जो प्राइमरी साइड की वाइंडिंग तो इसमें कौन सी करंट होगी, I1 करंट फ्लो होगी। तो ये I1 करंट फ्लो होगी तो इसमें I1 करंट का मान क्या क्या होगा, तो I1 करंट का जो मान होगा ये होगा आपका I0 प्लस I2 डैश, ये करंट फ्लो होगी इसमें, टोटल करंट I0
प्लस I2 डैश, ये करंट इसमें फ्लो होगी, ये प्राइमरी वाइंडिंग फ्लो होगी। V1 आप सप्लाई देंगे यहाँ से, ठीक है। अब क्या होगा, इसका म्यूचुअल इंडक्शन जब होगा या जब सेल्फ इंडक्शन होगा इसमें, तो ये क्या होता है, पहली बात तो ये इलेक्ट्रिकल कपल्ड होता है। हाँ, इसमें क्या देखेंगे हम, इसमें ये देखेंगे हम कि ये जो लेमिनेटेड कोर है, ये है लेमिनेटेड कोर आपका, लेमिनेटेड कोर। और ये जो लेमिनेटेड कोर है ये सिलिकॉन स्टील की बनी हुई है, सिलिकॉन स्टील की। जनरली हमें पता है कि सिलिकॉन स्टील की बनी होती है। अब ये लेमिनेटेड क्यों बनाते हैं कि ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए। ईडी करंट लॉस ट्रांसफार्मर में भी होगा, तो ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम किसका बनाएंगे, लेमिनेटेड करेंगे इसको। और सिलिकॉन स्टील का क्यों बनाते हैं, ताकि हिस्टेरिसिस लॉस कम हो जाए, हिस्टेरिसिस लॉस कम हो जाए, इसलिए इससे बनाया जाता है। तो यहाँ पर पर्टिकुलर दो टाइप के लॉस होते हैं, जैसे कि हमने देखा था मोटर में भी होते, सेम वही लॉस इसमें भी होते हैं, तो हमने इसमें देखा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो आपकी वाइंडिंग है, ये वाइंडिंग यहाँ पर कैसे कपल्ड है, ये है इलेक्ट्रिकली कपल्ड। कैसे है ये, इलेक्ट्रिकली कपल्ड है, क्योंकि इसमें एक ही वाइंडिंग है, ठीक है। और एक ही वाइंडिंग होने के कारण इसमें इलेक्ट्रिकली कपल्ड है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो आपकी I2 करंट है इज ग्रेटर देन I1 होगी, क्योंकि यहाँ पर करंट फ्लो होगी आपकी I2 और इससे करंट फ्लो होगी आपकी I1। तो यहाँ पर I2 करंट ज़्यादा होगी और I1 करंट क्या होगी, कम होगी। इतना सभी को याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ करंट ऐसी होगी सर्कुलेटिंग वाइंडिंग, ये सर्कुलेटिंग वाइंडिंग भी कहलाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक की जो वाइंडिंग होगी, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो ये वाइंडिंग होगी, ये वाइंडिंग आपकी कहलाएगी, जो करंट जो कपल्ड होगी ये सर्कुलेटिंग वाइंडिंग कहलाएगी। क्या कहलाएगी, सर्कुलेटिंग वाइंडिंग कहलाएगी ये, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो सर्कुलेटिंग वाइंड है इसे IC से शो करेंगे, और ये IC करंट क्या फ्लो होगी, I2 माइनस I1 करंट फ्लो होगी इसमें, ठीक है दोस्तों। हम इस तरीके से समझेंगे। हमने क्या देखा, ऑटो ट्रांसफार्मर है, उसमें एक ही वाइंडिंग है, और ये वाइंडिंग यहीं से प्राइमरी और यहीं से सेकेंडरी निकली है। इसमें V1 दिया आपने, यहाँ पर ये लोड है, यहाँ पर V2 प्राप्त होगा आपका। लेकिन ये जो है एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली कपल्ड है, और यहाँ पर सर्कुलेटिंग करंट फ्लो होती है, ठीक है। और ये जो IC है सर्कुलेटिंग करंट, ये I2 माइनस I1 की इक्वल होती है, ठीक है। हमें इतना समझ में आ गया। तो दोस्तों बेसिकली जो ट्रांसफार्मर है उसमें एक ही वाइंडिंग होती है ना, और एक ही वाइंडिंग प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का कार्य करती है। मतलब एक ही वाइंडिंग जो लपेटी हुई है यही प्राइमरी और यही सेकेंडरी का काम करती है। हमने बताया ये V1 का कार्य करेगी, यहीं पर V2 का काम करेगी, ठीक है। ये हमने देखा। उसके बाद यदि पूरी वाइंडिंग को प्राथमिक की भांति तथा दूसरी उसके कुछ अंश को हम द्वितीयक भांति की कार्य करें तो क्या हो जाएगा, ये स्टेप डाउन बन जाएगा। मतलब पूरी वाइंडिंग को हमने क्या किया, प्राथमिक वाइंडिंग का कुछ ज़्यादा ले ली हमने प्राइमरी वाइंडिंग, और सेकेंडरी वाइंडिंग जो है मतलब कि नीचे वाला कुछ टर्न सेकेंडरी के लिए कम ले लिए, तो ये हो जाएगा आपका स्टेप डाउन, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न यहाँ पर कम हो गए। तो इस तरीके से यदि पूरी वाइंडिंग को द्वितीयक की भांति तथा उसके कुछ अंश को हम प्राइमरी वाइंडिंग के रूप में यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा आपका स्टेप अप। तो इसे कैसा समझेंगे दोस्तों हम, तो इसे हम डायग्राम के रूप में समझते हैं। यदि ये पूरी वाइंडिंग है और इस पूरी वाइंडिंग को हमने क्या किए, यहाँ से देख लिए, इसको हाफ टर्न ले लिए सेकेंडरी में, ठीक है। ये आपका सेकेंडरी हो गया, यहाँ पर हमने लोड कनेक्ट कर दिए। तो ये जो ट्रांसफार्मर हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका स्टेप डाउन, स्टेप डाउन, क्योंकि सेकेंडरी में क्या टर्न है, ये सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई आपकी, और ये प्राइमरी, तो इसमें नंबर ऑफ टर्न क्या हो गए, कम हो गए, तो ये आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो जाएगा। वैसे ही सेम हम देखेंगे, यदि हम डायग्राम को इस टाइप से बनाएं, ये आपकी वाइंडिंग हो गई, और ये वाइंडिंग को हमने क्या किए, पूरा ले लिए। ये सेकेंडरी साइड हमने क्या लिए, ये आपका सेकेंडरी साइड है, सेकेंडरी साइड हमने क्या लिए, पूरा ले लिए, और प्राइमरी में हमने नंबर ऑफ टर्न्स थोड़ा सा लिए हमने, ठीक है। अब प्राइमरी में हमने नंबर ऑफ टर्न्स थोड़ा सा लिए, तो ये क्या हो जाएगा ट्रांसफार्मर, ये हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका V1, और यहाँ पर V2 प्राप्त होगा आपका, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, क्योंकि सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न क्या है, टर्न ज़्यादा है ना इसमें, इसलिए
बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो ऑटो ट्रांसफार्मर है ये कौन से सिद्धांत पर काम करता है। तो ये जो ऑटो ट्रांसफार्मर है ये सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है, सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। ये हमें सभी को याद रखना है। सेल्फ इंडक्शन का सिद्धांत काम करता है, या इसको हिंदी में कहते हैं हम स्वप्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये हमें याद रहना चाहिए। अब इसका बेसिकली बहुत जगह यूज़ करते हैं हम। बेसिकली क्या होता है, ये जो आपका ऑटो ट्रांसफार्मर है जिसमें सिंगल वाइंडिंग होगी, जैसे ये ऑटो ट्रांसफार्मर में कौन सी वाइंडिंग होती है, सिंगल वाइंडिंग होती है। और ये सिंगल वाइंडिंग होने के कारण ये किससे कपल्ड होगा, ये इलेक्ट्रिकली कपल्ड होगा। ध्यान दीजिए, ये इलेक्ट्रिकली कपल्ड होगा, इलेक्ट्रिकली कपल्ड होगा। लेकिन जिसमें दो वाइंडिंग होती है वो ऐसा ट्रांसफार्मर, जैसे कि इसमें दो वाइंडिंग है आपका, है ना, ये दो वाइंडिंग हो गई, तो ये कैसे कपल्ड होते हैं एक दूसरे से, ये दोनों एक दूसरे से मैग्नेटिकली कपल्ड रहते हैं, मैग्नेटिकली कपल्ड रहते हैं। तो दोनों में दोस्तों यही अंतर है। दो वाइंडिंग है तो ये कपल्ड होंगे मैग्नेटिकली, और यदि एक ही वाइंडिंग है अर्थात ऑटो ट्रांसफार्मर है तो ये इलेक्ट्रिकली कपल्ड होंगे। ठीक है दोस्तों। बेसिकली ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, स्टेबलाइजर में करते हैं, रेगुलेटर में करते हैं, बूस्टर मतलब एसी फीडर में वोल्टेज को बढ़ाने के लिए करते हैं हम, और इंडक्शन मोटर में भी स्टार्टर के रूप में करते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर में यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज़ करते हैं हम ऑटो ट्रांसफार्मर का। ये सब ऑटो ट्रांसफार्मर के एग्जाम्पल हैं। यदि आपने प्रैक्टिकल वर्कशॉप में यदि आप गए हैं तो ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, इसमें प्राइमरी वाइंडिंग का एक भाग और द्वितीयक वाइंडिंग के समान ही होता है। तो ये दिखने में डायग्राम में चित्र में इस टाइप से दिखता है। ठीक है, और ये है आपका ऑटो ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक है दोस्तों। तो जो बेसिकली ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज़ कब करते हैं हम, एक तो देखो कॉपर की सेविंग होती है इसमें, किसकी, कॉपर की बचत हो रही है इसमें, कॉपर की बचत हो रही है क्योंकि वहीं से प्राइमरी वहीं से सेकेंडरी निकाल रहे हैं हम, तो कॉपर की सेविंग हो रही है। दूसरी बात क्या है, इसमें ट्रांसमिशन जो ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं तो यूज़ करते समय हम क्या करते हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है के का मान हमेशा क्या होगा, यूनिटी होगा, अर्थात 1 रखेंगे हम। ठीक है, और के का मान यूनिटी मतलब 1 के आसपास ही होता है और 1 ही रखा जाता है। तब ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या है, कॉपर लॉस ज़्यादा होगा तथा बचत लॉस कम होगी, है ना। तो ये चीज़ को भी हमें देखना पड़ता है। यदि हम कंपेयर करें कि ऑटो ट्रांसफार्मर और दो जो टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, तो ये स्मॉल साइज के होते हैं, छोटे साइज के, और टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की तुलना में तो छोटे साइज की तो होते ही है। उसके बाद इसमें कॉपर की बचत होती है कि नहीं, और इसमें क्या है, लो लीकेज रिएक्टेंस होता है। ये रिएक्टेंस एक्स का जो मान है ये कम होता है इसमें, और इसमें लॉसेस भी कम होंगे क्योंकि एक ही वाइंडिंग है तो लॉसेस भी क्या होगा, कम होगा इसमें। और उसके बाद इसकी जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो बेस्ट होता है, जो वोल्टेज रेगुलेशन है VR ये अच्छा होगा इसमें। ठीक है दोस्तों। और क्या हो सकता है इसमें, इसमें अक्सर हम देखते हैं ये जो ऑटो ट्रांसफार्मर है, ऑटो ट्रांसफार्मर क्या करता है, ये इसका थ्योरी का बहुत अच्छा पोर्शन है। इसमें ये जो पावर है ये पावर को क्या करेगा, ये दो तरीके से ट्रांसफ़र करता है। एक तो करता है कंडक्टिवली, कंडक्टिवली, और दूसरा होता है इंडक्टिवली। ये दोनों तरीके से क्या करता है, ये पावर को ट्रांसफ़र करता है। कंडक्टिवली मतलब कि चालकीय रूप से, और ये आपका इंडक्टिवली मतलब कि प्रेरकीय रूप से। तो एक तो चालकीय रूप से, चालकीय रूप से, और दूसरा है प्रेरकीय रूप से। ये दोनों रूप से क्या करता है, पावर को ट्रांसफॉर्म करता है। तो ये जो आपका ऑटो ट्रांसफार्मर है ये पावर को दो तरीके से ट्रांसफ़र करता है। ठीक है दोस्तों। और इसमें सबसे ज़्यादा जो है जो लो प्रेशर LP-SP जो लैंप है उसमें भी यूज़ करते हैं, इंडक्शन फर्नेस में भी इसको यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, और 3 फेज इंडक्शन मोटर में ऑटो ट्रांसफार्मर के रूप में यूज़ करते हैं। 3 फेज जो इंडक्शन मोटर है इसमें इसका ऑटो ट्रांसफार्मर के रूप में, है ना,
ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर के रूप में यूज़ करते हैं इसका हम। ठीक है दोस्तों।